हेलो एवरीवन। सो ये वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस्केमिया के ऊपर। ओके, तो हमने लास्ट में लास्ट लेक्चर्स में हमने देख लिया था कि हाइपोक्सिया क्या होता है और हाइपोक्सिया का वन ऑफ द मेन रीज़न जो है हाइपोक्सिया होने का वन ऑफ द मेन रीज़न क्या होता है, इस्केमिया। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू एट द टिश्यू लेवल। बट अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्सेमिया। ओके, तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन हाइपोक्सेमिया एंड हाइपोक्सिया। अगर तुमको नहीं समझ आता था, वापस मैंने रिपीट तो किया है। अगर तुमको हाइपोक्सिया के ऊपर पूरा डिटेल में देखना है विथ नोट्स तो तुम हाइपोक्सिया का वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हो। ओके, एंड इस्केमिया इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द हाइपोक्सिया। तो हम इस्केमिया के ऊपर पढ़ने वाले हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द प्रॉफ एग्जामिनेशंस। ओके, एंड ये वीडियो होने के बाद जरूर एक बार अच्छे बुक से रीड कर लेना ये वीडियो, ये टॉपिक। ओके, इस्केमिया का मतलब क्या होता है? इस्केमिया मतलब, इस्चे का मतलब होता है रेसिस्टेंट, और इमिया का मतलब होता है ब्लड। जहाँ पर भी एनीमिया। ओके, एनीमिया एनीमिया एनीमिया, यहाँ देखो, यहाँ पे भी मिया का वर्ड लिखा है। मिया वर्ड जो लिखा है, मिया वर्ड डिनोट्स टू द ब्लड। तो इससे इससे मतलब रेजिस्टेंट ब्लड। तो इससे इस्चेमिया का मतलब क्या होता है कि डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो, डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन, और ऑर्गन भी बोल सकते हैं, टू द टिश्यू और एनी अदर सेल्स, जिसके वजह से उनमें हाइपोक्सिया देखने को मिलता है। हाइपोक्सिया, जो भी न्यूट्रिएंट्स वो टिश्यू तक पहुंचना है, जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी ऑक्सीजन, जो भी एसेंशियल थिंग्स उस टिश्यू तक पहुंचना है, वहां तक वो नहीं पहुंच पाते, तो वो टिश्यू जो है वो नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो यही चीज़ हमको मायोकार्डियल इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। ओके, हाँ, तो हम यही देखेंगे। पहले इस्चेमिया का डेफिनेशन हम देखेंगे, फिर उसके बाद उसके कॉजेस, किस तरह उसके पैथोजेनेसिस क्या होता है, वो सब देखेंगे। ओके, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन व्हेन देयर इज लो, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन। तो ब्लड का काम क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना। व्हेन देयर इज लो ब्लड सप्लाई, इवेंचुअली लो ऑक्सीजन सप्लाई टू द दैट पर्टिकुलर एरिया। अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो, ओके, व्हेन देयर इज अ लो ब्लड सप्लाई, सॉरी, अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे कम ब्लड सप्लाई हो रहा हो, मतलब ब्लड सप्लाई कम हो गया, तो इवेंचुअली ब्लड सप्लाई कम हुआ हो गया तो वहाँ उस ऑर्गन तक, उस टिश्यू तक ऑक्सीजन भी सही से नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि ब्लड जाना ही वहां पे कम हो गया। ओके, ओके, दिस लोअर्ड ब्लड फ्लो कैन अकर बिकॉज ऑफ, देखो अब ये एक ऑर्गन समझो, और ओके, तो यहाँ पे ये आर्टेरियल सप्लाई है, ये आर्टरी इसको सिर्फ इसी को सप्लाई कर रहा है, और ये ऑर्गन को सिर्फ ये आर्टरी ही सप्लाई कर रही है। ओके, तो यहाँ पे एक थ्रोम्बस फॉर्म हुआ, एक थ्रोम्बस हुआ, नहीं तो एक एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग बना है। तो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो यहाँ तक जा तो रहा है, बट जितना पहुंचना था उतना नहीं पहुंच रहा है। ओके, जितना पहुंचना था, जितना जरूरत है इस ऑर्गन का, उतना नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये एक पर्टिकुलर रीजन हुआ, थ्रोम्बस। तो जितना पहुंचना था उतना नहीं पहुंच पाया, तो यहाँ पे हमें धीरे धीरे हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। और हाइपोक्सिया के बाद जो जो मैंने मैकेनिज्म बताया था वो मैकेनिज्म होता जाएगा। और अगर सीवियरली थोड़ा ऐसे ही ब्लॉक होता जा रहा है, तो ऐसे ही मतलब कम ब्लड सप्लाई होता जाए, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक इस्चेमिया मतलब कंटिन्यू रहेगा, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक इस्चेमिया जो है कंटिन्यू रहेगा, तो वो उस पूरे एरिया को पूरा नेक्रोसिस, वहाँ के सेल्स टिश्यू जो है वो डेड हो जाएंगे। ओके, तो इस इस्केमिया का मेन रीजन हम देखते हैं। दिस लोअर ब्लड फ्लो कैन अकर बिकॉज ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ वेजल फ्रॉम इनसाइड, मतलब अंदर से कुछ प्रॉब्लम है, अंदर से कुछ ब्लॉकिंग हुआ है, जैसे कि थ्रोम्बस। थ्रोम्बस किससे बनता है? ब्लड क्लॉट ऑफ प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बिन्स, प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बिन से बना होता है। ओके, तो तो ये जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर कुछ थ्रोम्बस फॉर्म हुआ है। जो ब्लड सप्लाई इस ऑर्गन तक पहुंचना था वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये एक थ्रोम्बस एक रीजन हुआ। थ्रोम्बस भी हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है। ओके, ब्लॉकिंग ऑफ वेसल फ्रॉम, दूसरा रीजन क्या? पहला ये, दूसरा ये, ब्लॉकिंग ऑफ वेसल फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से कुछ प्रेशर मिल रहा है, जैसे कि कोई ट्रोमेटिक इंजरी या यहाँ पे कोई ट्यूमर ऐसा हुआ है जो इसको प्रेशर दे रहा है। अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ बाहर से प्रेशर दे रहा है, तो ये आर्टरी कैसा हो जाएगा? इस तरह ब्लॉक हो जाएगा। ओके, ये ट्यूमर है, ट्यूमर। ओके, ये एक रीजन हुआ। एंड सेकेंड रीजन इज ट्रोमेटिक इंजरी, किसी ने
किसी ने इंजरी के कोई इंजरी के वजह से भी ये सब हमें देखने को मिलता है। देखो कोई इंजरी यहाँ पे मैंने डायग्राम में बता दिया है। कुछ इंजरी हुआ है, इंजरी होते ही वहाँ पे इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगा। उस स्वेलिंग के वजह से भी यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है इस पर्टिकुलर ऑर्गन को कम हो गया, वहाँ पे भी हमें इस्चेमिक कंडीशन देखने को मिलेगा। तो इस्चेमिया इज अकर ड्यू टू द एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस एट द कोरोनरी आर्टरीज ऑफ हार्ट मेक्स द इस्चेमिक हार्ट डिजीज। ओके, तो हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, तो हार्ट को भी ब्लड चाहिए, हार्ट को भी ऑक्सीजन चाहिए, हार्ट को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि वो अपना काम पूरी तरीके से सही से कर सके। बट उस ब्लड सप्लाई को पहुंचाने वाला कौन काम करता है? कोरोनरी आर्टरीज, जो हार्ट के ऊपर बहुत छोटे छोटे माइन्यूट फॉर्म में एनाटॉमी में तुमने देख लिया होगा कि कोरोनरी आर्टरीज जो है हार्ट को सप्लाई करते हैं। अगर उस कोरोनरी आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिला और उस एथेरोस्क्लेरोसिस के वजह से हार्ट के ऊपर जो ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो गया, पूरा जो है कम हो गया, उसकी वजह से हमें इस्चेमिया देखने को मिलता है। उसको हम अगर उस कंडीशन क्या बोलते हैं? इस्चेमिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। ओके, इस्चेमिक हार्ट डिजीज। और अगर उस अभी उस पेशेंट को यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग है, उस पेशेंट को हाइपरटेंशन का भी प्रॉब्लम है। ओके, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, वो पेशेंट को हाँ प्रॉब्लम है, मतलब ये डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक टाइप 2 पेशेंट, टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट। तो हाइपरटेंशन की वजह से ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको कोई मतलब कुछ ऐसा शॉक मिला हो जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, और उसकी ये कोरोनरी आर्टरी, ये कोरोनरी आर्टरीज पे एक ऐसा प्रेशर मतलब ये जो प्लेग पे इतना प्रेशर गया, हाइपरटेंशन की वजह से इतना ब्लड प्रेशर की वजह से इतना प्रेशर गया, ये जो प्लेग जो है ये ब्रेक डाउन हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ से जो निकल के ये थ्रोम्बस के फॉर्म में बन के निकला, और यहाँ पे जो टूटा, यहाँ पे दूसरा क्या बोलते हैं, कोगुलेशन स्टार्ट हो गया। तो कोगुलेशन स्टार्ट होने की वजह से ये पूरा जो है ब्लॉक हो गया। तो ब्लॉक हो गया, इस कंडीशन क्या बोलते हैं? ऑक्लूशन ऑफ ब्लड वेसल, ऑक्लूशन ऑफ ब्लड वेसल, ऑक्लूशन ऑफ ब्लड वेसल। तो अगर ब्लड वेसल ऑक्लूशन हो गया, इस कंडीशन क्या बोलते हैं? इन्फ्रैक्शन। तो ये इन्फ्रैक्शन हमें अगर कोरोनरी आर्टरीज में देखने को, उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ओके, आई थिंक तुम्हें आइडिया मिल गया होगा कि इस्केमिया का मतलब क्या होता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ओके, इस्केमिया। ओके, दिस ब्लॉकिंग ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस और एनीथिंग कैन अकर एट दिस ब्लॉकिंग ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, ये ब्लॉकिंग मतलब कहाँ कहाँ हो सकता है? इन आर्टरीज में हो सकता है और इन वेन्स में हो सकता है। आर्टरीज में मेक्स द अगर आर्टरीज का काम क्या है? ऑक्सीजन को सप्लाई करना, ऑक्सीजन वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ब्लड फ्लो करता है, और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फ्लो करता रहता है। ओके, तो आर्टरीज में ऑक्सीजन कंटेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और वेन्स में CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ओके, तो अगर एथेरोस्क्लेरोसिस या कोई थ्रोम्बस हमें आर्टरीज में देखने को मिले, मेक्स द लो ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू। अगर आर्टरी में हुआ है, मैंने को कोरोनरी आर्टरी में बोला, कोरोनरी आर्टरी में हुआ तो यहाँ पे सप्लाई जो है, यहाँ पे हार्ट सप्लाई जो है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है डिक्रीज हो गया। आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम आ गया, अगर इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड एंड टिश्यू ऑन लो O2, अगर वेन्स में कोई ब्लॉकिंग आ गया, वेन्स में कोई ब्लॉक आ गया, वेन्स का काम क्या है? CO2 को ड्रेन करना। ओके, हार्ट को भी वेन्स ड्रेन कर रहे हैं। ओके, इस ड्रेन करने का काम, यहाँ पे कोई प्लेग फॉर्म हो गया। ओके, तो यहाँ पे CO2 जो है एक्यूमुलेट हो रहा है, CO2 एक्यूमुलेशन हो रहा है, और साथ में ऑक्सीजन सप्लाई भी जितना चाहिए उतना कम, जितना अगर यहाँ से CO2 जाएगा तब यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा। ओके, CO2 जा ही नहीं रहा है, पूरा एक्यूमुलेट हो रहा है, तो यहाँ पे वीनस ब्लॉकेज बोलते हैं, इसको हम आर्टीरियल इस्केमिया बोलते हैं। तो आर्टीरियल इस्केमिया का एग्जाम्पल क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। ओके, एंड वीनस ब्लॉकेज दिस मेक्स द प्रेशर ऑन द ऑर्गन्स एंड टिश्यू। अगर ये समझो लीवर है, ये लीवर, ओके, लीवर को जो वेन सप्लाई कर रहा है, हेपेटिक वेन, उस वेन में ब्लॉकेज हो गया, इस्केमिया। तो वेन का काम क्या है? CO2 को ड्रेन करना, वेन का काम क्या है? CO2 को ड्रेन करना। ओके, तो ये CO2 जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, तो CO2 एक्यूमुलेट हो रहा है, तो इस वजह से लीवर पे जो है प्रेशर हो रहा है, लीवर पे प्रेशर आया तो लीवर का जो है साइज जो है वो, सॉरी फॉर द डायग्राम। ओके,
तो लिवर का जो है साइज जो है नॉर्मल से देख नॉर्मल से बड़ा हो जाएगा हिपेटोमेगाली, क्योंकि CO2 एक्यूमुलेशन हो रहा है तो यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा नॉर्मल कंडीशन में, इडेमा। ओके, तो इस इडेमा लीड्स टू इडेमा बिकॉज फ्लूइड इज गेट फोर्स्ड आउट ऑफ द कैपिलरीज बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज। तो यहाँ पे जो लिवर के जो कैपिलरीज होते हैं वहां में प्रेशर आ रहा है, उस प्रेशर के वजह से जो भी ब्लड है वो पूरा ब्लड के अंदर का जो भी फ्लूइड है वो पूरा लिवर के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वो वहाँ पे इडेमा देखने को मिलता है। दिस कैन बी सीन इन बर्ड चेरी सिंड्रोम, ये हमको कहाँ देखने को मिलता है, बर्ड चेरी सिंड्रोम में भी हमें ये चीज देखने को मिलता है। इन दिस ऑब्स्ट्रक्शन इन द हेपेटिक वेन विच ड्रेन्स द लिवर लीड्स टू एनलार्जमेंट एंड पेन एंड एसाइट्स। दिस बैक प्रेशर लीड टू द लिवर इडेमा। ओके, तो यही मैंने बोला था अभी, ये हेपेटिक वेन का काम क्या है, CO2 को ड्रेन करना। ओके, ब्लड को ड्रेन करके वापस ये ड्रेन करेगा, वापस यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच पाएगा। तो ये ड्रेन नहीं हो रहा है, CO2 एक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो इडेमा देखने को मिल रहा है। इडेमा के वजह से लिवर का जो साइज है वो इंक्रीज हो गया। ओके, तो ये चीज हमें बर्ड चेरी सिंड्रोम में भी देखने को मिलता है। ओके, तो व्हेन देयर इज अ लो, यहाँ पे व्हेन देयर इज अ लो ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई टू द रीजन, ओके, फॉर ए लॉन्ग टाइम दैट रीजन में गोस इनटू द नेक्रोसिस एंड इन्फ्रैक्शन। अगर यही मैंने बोला था, अभी मैंने बताया था इन्फ्रैक्शन के बारे में, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई भी बोल सकते हो और ब्लड सप्लाई, अगर ब्लड सप्लाई कम हो तो इवेंचुअली ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो ही रहा है। तो ये कुछ समय तक, एक पर्टिकुलर टाइम तक, कुछ लंबे समय तक ये चीज होता गया तो उस समय वहां पे सेल डेथ और इन्फ्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा। बट इन सम केसेस सम रीजन्स, अभी देखो क्या होता है ना, एंड मोमेंट पे हमें हॉस्पिटल में ले जाते हैं, मतलब पेशेंट मरते मरते बच जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो इन्फेक्शन जो है वो, बट इन सम केसेस सम रीजन्स आर गेटिंग क्लोज टू इन्फेक्शन, मतलब वो जो वहाँ का एरिया है पूरा इन्फेक्शन होने ही वाला रहता है, मतलब तब इफ वी सप्लाई दैट रीजन दे गेट टू नॉर्मल स्टेट दैट प्री इन्फेक्टेड रीजन इज कॉल्ड प्री इन्फेक्टेड रीजन। यहाँ पे मैंने नाम लिखा है प्री इन्फेक्टेड रीजन, मतलब इन्फेक्शन होने से पहले उस कंडीशन को क्या वो नाम दिया है, इस्केमिक पेनम्ब्रा। ओके, इस्केमिक पेनम्ब्रा। तो इन्फेक्शन होने ही वाला था, इन्फेक्शन होने से पहले उसे हमने बचा लिया ब्लड सप्लाई देकर, और वो ब्लड सप्लाई को हम कोलेटरलाइजेशन भी बोल सकते हैं, ताकि तो क्या होता है ना कि अभी फॉर एग्जांपल ये ऑर्गन है, ओके, ये पर्टिकुलर ऑर्गन है, इसको एक आर्टरी सप्लाई कर रही है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला आर्टरी, ये समझो हार्ट ही समझ लो। ओके, तो कोरोनरी आर्टरी इस तरह सप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाला जो है ब्लॉक हो गया, तो यहाँ का एरिया पूरा इन्फेक्शन हो जाएगा। बट तो यहाँ पे कोलेटरलाइजेशन देखने को, एक ब्रिज फॉर्म हो जाता है दो आर्टरी के बीच में, यहाँ पे तो नॉर्मल सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मल सप्लाई हो रहा है। ओके, तो ब्रिज देखने को मिलेगा। ये ब्रिज फॉर्मेशन के वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो जहाँ पे नहीं पहुंच रहा था वहां पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। बट एक ऐसा सीवियर कंडीशन में पहुंच गया, उस सीवियर कंडीशन मतलब इन्फेक्शन होने ही वाला था, उस इन्फेक्शन होने से पहले जो कंडीशन है प्री इन्फेक्टेड स्टेट रीजन को क्या बोलते हैं हमें, इस्केमिक पेनम्ब्रा। व्हेन अ सिंगल कैपिलरी वाज सप्लाइंग टू द पेनम्ब्रा द टिश्यू ऑफ दैट रीजन कैन अलाइव टू द नॉर्मल स्टेट। एक सिंगल कैपिलरी भी उसको सप्लाई कर रहा है तो ब्लड और कोलेटरल, मैंने बोला कोलेटरल मतलब एक अलग से मतलब कैपिलरी या आर्टरी साइड पे जुड़ जाएगा। ओके, तो वो जो रीजन है वो नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा। एज टाइम गोज फॉर वीक्स टू मंथ्स दैट सिंगल कैपिलरी गेट ग्रो इन साइज एंड ब्रिंग्स मोर ब्लड टू दैट रीजन। दिस प्रोसेस कॉल्ड कोलेटरलाइजेशन। तो एक पर्टिकुलर कैपिलरी भी सप्लाई कर रहा है उस पर्टिकुलर रीजन को, तो उस समय तो स्टेट नॉर्मल हो जाएगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जाता रहता है वैसे वैसे वो जो कैपिलरी है वो अपना ब्लड सप्लाई इंक्रीज करता जाता है उस रीजन को नॉर्मलाइज और अच्छे से नॉर्मलाइज करने के लिए। तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं, कोलेटरलाइजेशन। ये तुम ज्यादा अच्छे से, ये कोलेटरलाइजेशन है ना, इन्फेक्शन में भी हम देखेंगे कोलेटरलाइजेशन के बारे में। ओके, एक और टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, टाइम ऑफ रीपरफ्यूशन। परफ्यूशन मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है हाउ मच ब्लड इज फ्लोइंग टू द पीस ऑफ टिश्यू पर यूनिट टाइम।
और ब्लड फ्लो, हम ब्लड फ्लो और परफ्यूजन में एक डिफरेंस है। ब्लड फ्लो मतलब वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लोइंग टू द ऑर्गन पर यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में अमाउंट ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, अमाउंट ऑफ ब्लड एक पर्टिकुलर ऑर्गन को सप्लाई कर रहा है, जो भी ब्लड सप्लाई कर रहा है ऑर्गन को, पूरे ऑर्गन को। दिस ऑर्गन मेक्स द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। और यहाँ पे पीस ऑफ टिश्यू, ओके, ऑर्गन में पूरा जितना अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई, उस सप्लाई को क्या बोलते हैं, ब्लड फ्लो। परफ्यूजन का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टिश्यू, और ये ऑर्गन से एक टिश्यू ले लिया, उस टिश्यू में कितना ब्लड सप्लाई हो रहा है, उस थिंग को हम क्या बोलेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पे perfusion बोलते हैं। तो when there is a block in the artery or vein that makes the ischemia and stops the blood supply to that organ। तो जैसे ही हमें इस्केमिया देखने को मिलता है आर्टरी में या वेन में, ओके, तो स्टॉप द ब्लड सप्लाई, वहां पे ब्लड सप्लाई जो है रुक जाएगा। तो ब्लड सप्लाई रुक जाएगा, ऑब्वियसली परफ्यूजन भी रुक जाएगा। देखो, ब्लड सप्लाई होगा तभी तो परफ्यूजन होगा, ओके, ऑर्गन तक ब्लड पहुंचेगा तभी तो परफ्यूजन एक पर्टिकुलर पीस तक पहुंच पाएगा, तो ऑब्वियसली परफ्यूजन भी कम हो गया। सो बिफोर द ऑर्गन गेट इनटू द इरिवर्सिबल स्टेट, रिवर्सिबल तो पता ही होगा, रिवर्सिबल मतलब एक ऐसा इंजुरी जो एक ऐसा मतलब कंडीशन, नेक्रोटिक कंडीशन जो रिवर्सिबल हो सकता है, और जो इंजुरी जो एक लिमिट तक है, और इरिवर्सिबल मतलब एक ऐसी इंजुरी जो मतलब इंजुरी हुई है जो मतलब वापस जा ही नहीं सकती, जो मैंने नेक्रोसिस के टॉपिक में अच्छे से तुमको समझाया है, ओके। तो गेट इनटू द इरिवर्सिबल स्टेट, अगर ये परफ्यूजन डिक्रीज होता गया, डिक्रीज हो, बिफोर द ऑर्गन गेट इनटू द इरिवर्सिबल स्टेट द परफ्यूजन शुड बी रीएस्टैब्लिश्ड। तो जब अगर एक पर्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन इरिवर्सिबल स्टेट में चला गया, मतलब वो वापस पीछे नहीं जा सकता नॉर्मल स्टेट में, मतलब वो ऑर्गन मतलब डेड होना ही है, तो उस कंडीशन को रोकने के लिए रीपरफ्यूजन को, उस ऑर्गन को, इस टिश्यू को ब्लड सप्लाई देना जरूरी है, रीएस्टैब्लिश करना जरूरी है। बिकॉज ऑफ दिस टाइम ऑफ रीपरफ्यूजन प्लेस अ मेजर रोल ऑफ इस्केमिया। तो हर एक ऑर्गन का एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ रीपरफ्यूजन होता है। अभी देखो, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में एक पर्टिकुलर टाइम तक ही रिवर्सिबल कंडीशन देखने को मिलेगा, उस कंडीशन के बाद हार्ट जो है वो डेड हो जाएगा उस पर्टिकुलर से, फिर तो पेशेंट उड़ ही जाएगा, ओके। तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल होता है, टाइम ऑफ रीपरफ्यूजन, उस टाइम ऑफ रीपरफ्यूजन के अंदर ही हमें ब्लड सप्लाई को देना ही पड़ेगा। अगर उस टाइम ऑफ रीपरफ्यूजन के ऊपर चला गया तो पेशेंट गया काम से। तो परफ्यूजन एंड ब्लड फ्लो का बारे में मैंने समझाया। तो एक और चीज मैं बताता हूँ, सपोज वी से विच ऑर्गन हैज अ हायर ब्लड फ्लो, लिवर और किडनी। मैं बोलूंगा लिवर है, किडनी है, लिवर है और किडनी, ये लिवर है, ये किडनी है। तो इन दोनों में से किस में ब्लड फ्लो ज्यादा है? ऑब्वियसली लिवर का, क्योंकि लिवर का साइज बड़ा है। बट अगर हम अभी मैं ऐसा पूछूं किस में सबसे ज्यादा परफ्यूजन ज्यादा है, किस में ज्यादा परफ्यूजन है, ओके, तो मैं बोलूंगा कि किडनी के अंदर, क्योंकि एक किडनी का पीस लेंगे, किडनी का पीस और लिवर का पीस लेंगे, तो इन जो कंजेस्टेड सेल्स का जो कंजेशन देखने को मिल जाएगा ब्लड सप्लाई, वो किडनी में ज्यादा होगा। एक पर्टिकुलर पीस लिया है ना, तो ब्लड परफ्यूजन जो है किडनी में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिवर, बट ब्लड फ्लो टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गन इन ए पर्टिकुलर टाइम जो है लिवर का ज्यादा होता है। यही चीज मैंने यहां लिखी है, तुम रीड कर सकते हो, ओके। Okay, if too much time is passed and the cell have actually dead, then the ischemia is irreversible since you can't bring back dead cells। तो अगर एक वो जो रीपरफ्यूजन वाला टाइम जो है चला गया, रीपरफ्यूजन वाला जो टाइम है उससे ज्यादा हो गया, तो वहां का सेल्स जो है पूरे डेड हो गए। डेड होने के बाद वो जो वहां का जो टिश्यू है पूरा डेड हो गया और वो इरिवर्सिबल स्टेट में चला गया, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को वापस नॉर्मल कंडीशन में नहीं ला सकते, वो वाला एरिया पूरा डेड हो चुका है। सो इसका एग्जांपल क्या है? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जो मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ, फॉर द इरिवर्सिबल इस्केमिक डैमेज। इसको हम हार्ट अटैक भी से भी नाम से भी जानते हो, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्फ्रैक्शन, जो तुम नोट्स बना के नोट्स के फॉर्म में तुम पूरा पैथोजेनेसिस कॉजेस जिस तरह मैंने बनाया उस हिसाब से तुम लिख लो, ओके। और एक बार ये टॉपिक वीडियो देखने के बाद एक बार बुक से एक बार आप रीड करिएगा, उसके बाद तुम्हारा पूरा टॉपिक जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, ओके। थैंक यू।